Hello everyone, I'm Sneha Mishra, a counseling psychologist and parenting coach. First of all, thank you so much Ritika ma'am and team Parivartan for giving me this opportunity to be here with all of you. So without wasting your precious time, I'm going to start today's webinar and the topic is here, how can you reduce the screen time of your little one and how can you apply the positive disciplining techniques with them. अभी के टाइम में बच्चों का स्क्रीन टाइम पेरेंट्स के लिए एक कंसर्न बनता जा रहा है. बीइंग अ पेरेंट हमारे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हम इस बात पे नजर रख पाएं कि हमारा बच्चा टीवी पे, फोन पे या टैबलेट पे या मोबाइल पे क्या ऐसी चीजें देख रहा है. हालांकि सभी स्क्रीन टाइम खराब नहीं होते हैं, बट हमारे बच्चों के लिए ये जरूरी है कि वो इसमें बैलेंस बना पाएं, वो इस बात के लिए इंश्योर हो पाएं कि वो अदर एक्टिविटीज में भी अपना टाइम दे रहे हैं, बिकॉज उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. There are some negative effects of screen time. So first of all, I'm going to tell you in a very brief that what are the negative effects on our children. The very first one is कि कई सारे रिसर्च हैं जो हमें ये बताते हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे अगर टीवी पर अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं या फोन पर अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं तो ये उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी को कम करता है. इसके साथ साथ ही उनमें स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होती है उसकी. बहुत सारे बच्चे जो स्क्रीन पर अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं वो लोगों के साथ इंटरेक्ट होने में कम टाइम दे पाते हैं. ऐसे में बच्चे क्रिएटिव प्ले या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में कम टाइम देते हैं जो कि उनके लर्निंग के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो ज्यादा टाइम स्क्रीन पर देते हैं उनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे कि लर्निंग प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन, अटेंशन प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स. ऐसे बच्चे ओबेसिटी भी उनमें बढ़ती जाती है और ऐसे बच्चों की स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होती है. ऐसे बच्चों का हमें बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि हम बच्चे के सोने के ठीक 2 घंटे पहले उनको स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी ना दें. ऐसे स्क्रीन की वजह से बच्चे कई तरह के हार्मफुल एड्स को देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा भी वॉयलेंट या स्टीरियोटाइप या सेक्सुअलाइज या कमर्शियल एड्स बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है. हालांकि ये वाकई अमेजिंग है कि हमारे टाइम के कंपैरिजन में अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है और हर दिन बच्चों को नया कंटेंट देखने को मिल रहा है, उनको लर्निंग उनकी अच्छी हो रही है. बट इसके साथ साथ बीइंग अ पेरेंट हमारे लिए जो टफ है वो है हमेशा ये मॉनिटर करना कि हमारे बच्चे स्क्रीन पर क्या चीजें देख रहे हैं. तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? सो द क्वेश्चन इज कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे घर में कोई डिजास्टर भी क्रिएट ना हो और हम बच्चों के स्क्रीन टाइम को लिमिट कर पाएं. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी फ्री जोन इन द होम. घर में कोई ऐसी जगह बनाइए जहां पर आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज ना करें और वो बच्चों के लिए भी अलाउड ना हो. लाइक मेरे लिए मेरे घर का डाइनिंग रूम ये एरिया है जहां पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी भी तरह का फोन या गैजेट उस जगह पर यूज ना करें. ये डिसाइड करने के लिए कि आपके घर में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, बिकॉज हर फैमिली डिफरेंट होती है. तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि पहले आप अपनी फैमिली को ऑब्जर्व करें, उनकी नीड्स को ऑब्जर्व करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपके घर का ऐसा कौन सा एरिया हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक फ्री जोन जिसको आप बना सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज डोंट गिव देम देयर ओन डिवाइसेस. मुझे पता है कि कितना ज्यादा टेम्पटिंग होता है जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होते जाते हैं और उनको उनका डिवाइस चाहिए होता है, उनका फोन चाहिए होता है. तो उस टाइम पे हमारे लिए बहुत सारे हमारे पास रीजंस भी होते हैं, बहुत सारे लॉजिकल रीजन इनफैक्ट होते हैं. जैसे कि पहला रीजन है सेफ्टी रीजन. हम अपने बच्चे को फोन देते हैं और उनको हमेशा उनको नजर रखने के लिए उनकी सेफ्टी पर्पज से हम ऐसा करते हैं. बट कोशिश करिए कि आप इस तरह के गिफ्ट्स को थोड़ा और डिले करें, बच्चे को इतनी जल्दी उनका ये डिवाइसेस ना दें. बिकॉज जब बच्चे खुद के ये डिवाइसेस यूज ना करके पेरेंट्स के डिवाइसेस यूज करते हैं, लाइक पेरेंट्स का फोन, टैबलेट, टीवी यूज करते हैं, तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उनके स्क्रीन टाइम को लिमिट कर पाएंगे और वो कम समय के लिए इसे देख पाएंगे. द नेक्स्ट वन इज क्रिएट अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल. सी इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि ऐसे बच्चे जो शेड्यूल फॉलो करते हैं
उनका डेवलपमेंट ज्यादा बेटर तरीके से होता है। यदि आप स्क्रीन टाइम के लिए एक शेड्यूल फिक्स करते हैं तो बच्चे के लिए इस रूल को समझना बहुत इजी हो जाता है, उनके लिए एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लाइक मेरे घर में स्क्रीन टाइम तब अलाउड होता है जब मैं खाना बना रही होती हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत इजी होता है। अदरवाइज मेरी बेटी बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी और मेरे घर के लोगों को जला हुआ खाना मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग ये कुछ भी हो सकता है जो आपको और आपकी फैमिली को सूट करे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जो भी शेड्यूल बनाए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं। बिकॉज जब हम शेड्यूल बनाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है, और जब हम रूटीन की स्पेशली बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी मैटर्स ना। बिकॉज जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो उन रूल्स को नेगोशिएट करना चाहते हैं। हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि हमने जो भी शेड्यूल बच्चों के लिए बनाया है, जो भी रूटीन बच्चों के लिए बनाया है, उससे हम डेविएट ना हो। हमें एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाने की जरूरत है जो कि घर में सभी लोग फॉलो करें। बिकॉज जो भी चीजें हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, देयर इज वन रूल ऑफ पेरेंटिंग कि पहले वो सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि लाइक जैसे अगर आपने एक फिक्स टाइम बना दिया है कि नहीं घर में इस टाइम पे तुम्हें स्क्रीन टाइम मिलेगा, चाहे वो फोन हो, टैबलेट हो, टीवी हो, वट एवर यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड, तो आप अगर एक फिक्स टाइम बनाते हैं बच्चे के लिए कि इस टाइम पे तुम्हें तुम्हारा स्क्रीन टाइम मिलेगा और इस टाइम पे ऑफ होगा, तो बच्चे के लिए एक्सपेक्टेशन रखना, बच्चे के लिए ये प्रिडिक्टेबल हो जाता है। उसको समझ में आता है अच्छा इस टाइम के बाद टीवी ऑफ हो जाएगी तो मुझे नेक्स्ट डे के लिए वेट करना होगा। ऐसे टाइम में जब एक फिक्स शेड्यूल होता है स्क्रीन टाइम का, तो बच्चे को ऐसा फील नहीं होता है कि आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं या कोई चीज जबरदस्ती उसके ऊपर थोप रहे हैं। बच्चा भी इसके साथ इजीली यूज टू हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज लीड बाय एग्जाम्पल। यदि आप खुद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नॉन स्टॉप यूज कर रहे हैं और आप बच्चों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे आपकी बात को मानेंगे, तो याद रखिए बच्चे लाइफ के अधिकतर लेसन्स हमें देख करके सीखते हैं, न कि हमें सुन करके। तो अगर आप खुद फोन पर पूरे टाइम बिजी होंगे और आप बच्चों को इस चीज के लिए आप बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उनके लिए एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाएंगे, तो बच्चे आपकी बात को कभी नहीं मानना चाहेंगे। वो ऐसे 100 बहाने ढूंढ लेंगे जिससे कि वो अपना स्क्रीन टाइम आपसे पा सके। तो पहले खुद को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए स्क्रीन टाइम से। पहले बच्चों को ये समझने दीजिए कि स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करना जरूरी क्यों है। थोड़ा समय खुद को दीजिए, कोशिश करिए कि आप थोड़े समय तक टेक्नोलॉजी से दूर रहें और तब बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखिए कि वो आपकी बात को सुनेंगे और मानेंगे। सेट सम फैमिली टाइम। अचानक से ही बच्चों के स्क्रीन टाइम को बैन करना शुरू मत करिए, बिकॉज बच्चे स्क्रीन टाइम तब ज्यादा यूज करना चाहते हैं जब वो बहुत ज्यादा बोर फील कर रहे होते हैं या फिर उनको हमारी तरफ से उतना अटेंशन नहीं मिल रहा होता जितनी उनको जरूरत है। तो इसकी जगह पर आप टेक्नोलॉजी को कुछ अदर एक्टिविटीज से रिप्लेस करने की कोशिश करिए। लाइक ये अच्छा तरीका हो सकता है अगर आप फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम डिसाइड करें, शाम का ही आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपको सूट करता हो, इस टाइम पे कोशिश करिए कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप एक साइड में रख दें। कोशिश करिए इस टाइम पर आप सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को अटेंशन दे पाए, वन ऑन वन इंटरेक्शन कर पाए। बिकॉज धीरे धीरे जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उस टाइम पे थोड़ी फन एक्टिविटीज करेंगे, तो बच्चा भी धीरे धीरे इसका यूज टू हो जाएगा और उसको समझ में आएगा कि ये टाइम उसकी फैमिली के लिए और उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट वन इज यूज पेरेंटल कंट्रोल। जब कभी भी आपके बच्चे मोबाइल, टीवी या इंटरनेट पे बिजी होते हैं तो हमारे लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम आसपास रहें और ये जान पाए कि वो क्या देख रहे हैं। तो ऐसे टाइम में हमारे लिए एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है और वो है पेरेंटिंग कंट्रोल, जिसकी वजह से हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहीं ऐसा कोई स्टफ तो नहीं देख रहे जो उनके लिए डेंजरस है या खराब है। ऐसा करने से आप बहुत ज्यादा निश्चिंत हो पाएंगे। एक आसान तरीका हो सकता है जिससे आप इस बात के लिए आश्वस्त हो पाएंगे, एश्योर हो पाएंगे कि आपका बच्चा कहीं साइबर बुलिंग का शिकार तो नहीं हो रहा। बिकॉज कई बार बच्चे इस बारे में पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस बात के लिए एश्योर हो पाएंगे कि आपका बच्चा सिक्योर है, सेफ है। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जब इस तरह के पेरेंटल कंट्रोल डिवाइसेस यूज कर रहे हो तो आप अपने बच्चे को जानने दें। बिकॉज आपके बच्चे को ये कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसकी जासूसी कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे को रीजन एक्सप्लेन करिए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, और जब बच्चा ये समझ पाएगा कि आप उसके सेफ्टी पर्पज से ये सारी चीजें कर रहे हैं तो वो आपके साथ एग्री भी होगा।
द नेक्स्ट वन इज यूज टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल टेक्नोलॉजी। ऐसे एप्लीकेशंस डाउनलोड करिए या फिर टाइमर सेट करिए जहां पर एक सेट टाइम के बाद स्क्रीन खुद ही ऑफ हो जाएगी। और बच्चे को ये समझाइए कि उसका स्क्रीन टाइम के लिए भी कुछ फिक्स टाइमिंग है। जब आज ये स्क्रीन टाइम ऑफ हो रहा है तो बच्चे को नेक्स्ट डे के लिए वेट करना होगा जब उसको दोबारा से उसका स्क्रीन टाइम मिलेगा। एक अच्छा आइडिया हो सकता है जिससे कि आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि बच्चा कितना टाइम अपना स्क्रीन टाइम पे दे रहा है। अगर वो एक्सेस टाइम दे रहा है तो आप बच्चे के साथ बैठ करके प्लान करिए, बात करिए कि कैसे वो अपने स्क्रीन टाइम को लिमिटेड कर सकता है। लाइक अगर आप देखते हैं कि आपकी टीनेज बेटी आप इंस्टाग्राम पे आज 90 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम स्पेंड कर रही है तो आप उससे इस बारे में बैठ करके बात कर सकते हैं कि कैसे उसको अपना स्क्रीन टाइम बैलेंस करना चाहिए। लाइक अगर आज मंडे और आज उसने 90 मिनट तक बैठ करके इंस्टाग्राम यूज किया या कोई भी सोशल मीडिया एप्स यूज किया तो आप उसे इस बारे में बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ट्यूसडे को तुम्हें सिर्फ 15 से 20 मिनट ही इंस्टाग्राम पे अपना टाइम स्पेंड करना है। इस डिसीजन में आप बच्चे की बात जरूर सुनिए, बिकॉज अगर आपकी बेटी आपसे चाहती है कि नहीं ट्यूसडे को भी मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए इंस्टा यूज करना है, हाँ बट मैं वेडनेसडे को थोड़ा कम टाइम दूंगी, मैं 10 ही मिनट चलाऊंगी या 15 मिनट चलाऊंगी या मैं नहीं चलाऊंगी सोशल मीडिया एप्स, तो मुझे लगता है कई बार हमें बच्चे के इस नेगोशिएशंस को मानना चाहिए, बिकॉज ये हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारी फैमिली के लिए एक बेटर वे में काम कर सकते हैं। एंड द लास्ट टिप of this topic is this is how I do this thing in my home without any fight, how I do screen off in my home without any fight. क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई मूवी देख रहे हो और अचानक से लाइट चली जाए? हमारे लिए कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, राइट? हमारे बड़ों के लिए इतनी सिंपल सी चीज कैसे हमारे टैंट्रम को ट्रिगर कर देती है ना? हम ऐसे 100 तरीके ढूंढेंगे जिससे कि हम उस मूवी को दोबारा से देख पाए, बिकॉज वो मूवी हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। मैं ये मानती हूँ कि हम अडल्ट में भी टैंट्रम्स होते हैं। तो कल्पना करिए एक छोटा सा बच्चा जिससे पता नहीं कि अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, जिसके लिए अभी ये पूरी दुनिया बिल्कुल नई है, जो अभी मात्र 5 से 10 साल का है, या फिर खुद को एक 5 साल के बच्चे की जगह पर रख करके सोचिए। लाइक अगर आप एक 5 साल के बच्चे हो और आपको एक गेम खेलना बहुत पसंद हो, आप एक गेम बहुत मन से खेल रहे हो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग कि आप उस गेम को बहुत मन से खेल रहे हैं, वो वीडियो गेम, और आपसे बोला जाता है कि अभी ना थोड़ी देर बाद तुम्हारा स्क्रीन टाइम ऑफ होने वाला है, अभी थोड़ी देर बाद ना तुम्हें ये ऑफ करना होगा। आप उसको एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, राइट? तो और थोड़ी देर बाद आपके साथ ऐसा होता है 5 मिनट बीतने के बाद ही कि आपका वो स्क्रीन ऑफ कर दिया जाता है, आपका गेम ऑफ कर दिया जाता है। आपका क्या रिएक्शन होगा उस टाइम पे? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। आपका क्या रिएक्शन होगा उस टाइम पे कि आप एक 5 साल के बच्चे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, बहुत मन से, बहुत इंटरेस्ट के साथ आप गेम खेल रहे हैं, आपसे बोला जाता है कि स्क्रीन टाइम ऑफ किया जाएगा और ऑफ कर दिया जाता है आपका स्क्रीन टाइम। आपको गुस्सा आएगा, राइट? आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फील करेंगे, इरिटेशन होगी। तो और यही सारे रीजन होते हैं, यही सारी पॉसिबिलिटीज होती है जिसकी वजह से हमारे बच्चों को भी गुस्सा आता है, वो इरिटेशन फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, बैक टॉक स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें? कोशिश करिए कि ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करें। ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड कैसे करें? सो आई एम गोइंग टू टेल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज इंगेज विद द सिचुएशन। आप अपने और अपने बच्चे के इस मोमेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। लाइक जब आपका बच्चा स्क्रीन टाइम में बिजी हो तो थोड़ा टाइम उसके साथ बिताइए, उसकी एक्टिविटी में इंटरेस्ट दिखाइए। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, उसे उस कोमा वाली सिचुएशन से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका बच्चा टीवी देख रहा है, ठीक है, तो उसके बगल में थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, उससे बातें करिए। लाइक उस सीन में क्या चल रहा है, वो कौन सा कैरेक्टर है, उसका क्या नाम है। लाइक आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि तुम क्या देख रहे हो, अच्छा इसकी स्टोरी क्या है, इस कैरेक्टर का नाम क्या है, मैंने भी इसे देखा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो बच्चों के रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेंगे।
और ये सारे क्वेश्चंस जब बच्चा आपके प्रेजेंस से अवेयर हो पाएगा, जब बच्चा आपको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करे, तो उस टाइम पे आप बच्चे को याद दिलाइए कि अब उसको नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है। या फिर आप उसको बोल सकते हैं लाइक जैसे कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम अभी 5 से 10 मिनट बाद ऑफ होने वाला है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, टॉडलर एज में है, तो आप उसको बोल सकते हैं अच्छा मैं 10 तक काउंटिंग करूंगी और उसके बाद तुम्हारा स्क्रीन टाइम अभी ऑफ होने वाला है। द नेक्स्ट थिंग कि आप उसको बताइए कि अच्छा उस स्क्रीन टाइम के बाद उसको क्या करना है। तो अभी ना तुम्हें 5 मिनट बाद नहाने जाना है, बाथरूम में जाना है, चेंज करना है या खाना खाना है, वट एवर यू जस्ट नीड योर किड्स टू डू ना। आपको कई बार ये देख करके आश्चर्य होगा कि आपके स्क्रीन ऑफ करने के पहले ही बच्चा खुद उस जगह से उठ करके चला जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने बच्चे के साथ इंगेज होने की कोशिश की, उसकी दुनिया में एंटर किया और उसे रियल वर्ल्ड में लेकर के बाहर आए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू डू पॉजिटिव डिसिप्लिन। इस लॉकडाउन के दौरान मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स जो मेरे से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े हुए हैं, मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैम हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हम डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं और कई बार हम थोड़ा एंग्जियस हो जाते हैं, थोड़ा एंजाइटी में होते हैं, चीख चिल्ला देते हैं, गुस्सा करते हैं बच्चे के ऊपर, कई बार मार भी देते हैं और हमें बहुत गिल्ट फील होती है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बिना चीखे चिल्लाए, बिना गुस्सा किए हम बच्चे को डिसिप्लिन कैसे करें। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं, मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ टॉडलर्स, देन किड्स एंड देन टीनेजर्स। दैट मीन्स कि मैं उन सारे पेरेंट्स को यहाँ पर एड्रेस करने वाली हूँ जिनके बच्चे 2 साल से लेकर के 18 साल के बीच के हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉडलर्स के बारे में। तो अगर आप बच्चे के बिहेवियर से परेशान है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ये क्यों इतना ज्यादा बदमाशी कर रहा है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, डिसिप्लिन करना बहुत टफ हो रहा है इसको, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी कि आप जो भी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट का एक नॉर्मल पार्ट है आपका। बिकॉज आपका टॉडलर हर दिन न्यू स्किल्स सीख रहा है, लाइक जैसे कि लैंग्वेज स्किल्स, मोटर डेवलपमेंट स्किल्स, और इसके साथ साथ ही वो इंडिपेंडेंस को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उन बाउंड्रीज को चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो जहां पर खुद वो एक्सप्रेस करना खुद को सीख रहा है, ऐसे बहुत सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है जिसे खुद उसको नहीं पता कि हैंडल कैसे करना है। तो ऐसे टाइम पे वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस सबसे पहली चीज है जो वो फील करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है, उनके डेवलपमेंट का एक नॉर्मल पार्ट है। बट कई बार क्या होता है कि इस इंडिपेंडेंस के साथ हमारे टॉडलर्स बाउंड्रीज चेक करते हैं अपनी, और बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो बीइंग अ पेरेंट हमें एंग्जियस करता है बिकॉज हम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। बिकॉज टॉडलर्स चाहते हैं कि अपने से रिलेटेड सारी चीजें वो खुद करें। अगर आप का बच्चा टॉडलर एज ग्रुप में है और अगर आप एक ऐसे पेरेंट हैं जिनका बच्चा 2 साल से 5 साल की उम्र का है, तो प्लीज राइट यस और एग्री इन द टाइप बॉक्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका टॉडलर अपने से रिलेटेड सारी चीजें खुद करना चाहता है, लाइक वो ड्रेसिंग खुद से करना चाहता है, खाना खुद से खाना चाहता है, अपने से रिलेटेड वो सारी एक्टिविटीज, सारे काम खुद से करना चाहता है? तो बिकॉज ये सारी चीजें, बिकॉज वो अभी अभी इंडिपेंडेंस को फील कर रहे होते हैं, और जब उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स अप्लाई करते हैं तो बच्चा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको ये सारी बातें, ये सारे रूल्स क्यों अप्लाई किए जा रहे हैं। और जब उसको इस क्यों का जवाब नहीं मिलता है, जब उसको रीजन समझ में नहीं आता है, तो वहां पर शुरू होता है हम न्यू पेरेंट्स और हमारे टॉडलर्स के बीच में वो स्ट्रगल। ओके, सो इन टुडेज वेबिनार आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो कौन से टिप्स हैं जो आप अपने टॉडलर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको बिना चीखे चिल्लाए, बिना गुस्सा किए अपने बच्चे को इजीली और बहुत ही पॉजिटिव वे में डिसिप्लिन कर पाए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू मेंटेन अ रूटीन। ऐसे टाइम में जब हमारे टॉडलर्स में बहुत सारे रैपिड डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, तो हमें हमारे टॉडलर्स को एक सर्टेन सेमनेस एंड कंसिस्टेंसी पसंद होती है। डेवलपमेंट वाइज अगर हम बात करें तो हमारे टॉडलर्स में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, लाइक वो बोलना सीख रहा होता है, चलना सीख रहा होता है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही होती है, सोशल स्किल्स डेवलप हो रही होती है। ऐसे टाइम पे बच्चा अपनी पसंद और नापसंद को जान पाता है। बेसिकली हमारा छोटा सा बच्चा अपने इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंस की जर्नी में आगे बढ़ रहा होता है। तो इस टाइम पे ये सारे एक्सपीरियंस बच्चे के लिए बहुत वास्ट होते हैं, और ऐसी कंडीशन में बच्चे के लिए कंसिस्टेंट रूटीन बच्चे को न सिर्फ शांत रखने में बल्कि उसको कंफर्टेबल, उसको रिलीफ फील करवाने में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज उसको पता होता है कि नेक्स्ट मोमेंट उसको क्या करना है, उससे क्या उम्मीद रखी जा रही है। तो एक दिन में एक के बाद दूसरी एक्टिविटीज कौन सी होने वाली है वो समझ पाता है हमारा बच्चा। तो ऐसी कंडीशन में कंसिस्टेंट रूटीन बच्चे को रिलीफ फील करवाने का सबसे पहले काम करता है। तो अगर आपने अपने बच्चे के साथ कोई फिक्स रूटीन नहीं रखा हुआ, बिकॉज इस लॉकडाउन के दौरान में बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है कि मैम हमारा बच्चा कभी भी सो करके उठ रहा है, कभी भी खाना खा रहा है, कभी भी नहाने के लिए जा रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा टॉडलर्स एज में है तो सबसे पहले उसके लिए एक फिक्स रूटीन डिसाइड करिए। एक थोड़ा सा टाइम निकालिए जहां पर आप बच्चे के लिए ये डिसाइड कर पाए कि उसको पूरे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज और किस टाइम पे करनी है। हालांकि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज सेफ प्ले स्पेस। कहा जाता है कि छोटे बच्चों के लिए खेलना ही उनकी मेन एक्टिविटी होता है, और प्ले वे मेथड से ही बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उनमें लर्निंग होती है। अगर हम टॉडलर्स की बात करें तो वो एक भंवरे की तरह होते हैं जो इधर से उधर पूरे घर में दिन भर मंडराते रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका टॉडलर दिन भर उछल कूद करता रहता है, तोड़ फोड़ करता रहता है, और पूरे दिन आपको चिल्लाना पड़ता है या चीखना पड़ता है, नहीं वहां नहीं भागो, वहां नहीं दौड़ो, गिर जाओगे, संभल के चलो। तो ऐसी कंडीशन में मेरी सजेशन है, अगर ऐसा होता है देन प्लीज टाइप यस, एग्री, और प्लीज टाइप द प्रॉब्लम ऑफ योर टॉडलर विच यू आर फेसिंग राइट नाउ इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो ऐसा करने की बजाय मेरी सजेशन है कि आप बच्चे के लिए एक बेबी प्रूफ स्पेस बच्चे के लिए डिसाइड करें। बिकॉज जब हम बच्चे के लिए थोड़ा एंजाइटी फील करते हैं, स्पेशली हम बच्चे के सेफ्टी के लिए एंजाइटी फील करते हैं कि हमारा बच्चा कहीं गिर ना जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये एंजाइटी हम बच्चे तक भी पास ऑन कर रहे होते हैं, जो कि उसके नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी कि आप बच्चे को एक स्पेस दें, एक सेफ स्पेस दें इनफैक्ट, जहां पर बच्चा इंडिपेंडेंट होकर के खेल पाए, और आपके मोस्ट ऑफ द स्ट्रगल्स तभी खत्म हो जाएंगे। बिकॉज बच्चे को एक ऐसी जगह मिल पाएगी जहां के लिए आप भी एश्योर हो पाएंगे कि उसको चोट नहीं लग रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और बच्चा भी इस बात से निश्चिंत हो पाएगा कि उसको बात बात पे मना नहीं किया जा रहा है या रोक टोक नहीं की जा रही है। द नेक्स्ट वन इज स्टे काम। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि 2 साल के बच्चे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या मेरे टॉडलर को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स ने ये शिकायत की कि मैम इतना छोटा से और कितना ज्यादा गुस्सा करता है। तो पेरेंट्स के लिए शांत होना और तब ज्यादा टफ हो जाता है जब उनको ये रियलाइज होता है कि उनका छोटा बच्चा, उनका टॉडलर और कुछ नहीं कर रहा, उनके लिए सिचुएशन को और टफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बट मैंने अपनी पेरेंटिंग जर्नी में ये रियलाइज किया कि बच्चों के मोस्ट ऑफ द जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं वो या तो इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, या फिर इस वजह से कि बच्चे को हम कितना सुन रहे हैं। बिकॉज 2 साल के छोटे बच्चे के लिए अभी भी एज अ पेरेंट हमें ही बहुत सारी चीजें गेस करनी होती है। हमें ये जानना होता है कि वो ये मिसबिहेव क्यों कर रहा है, वो क्यों चीख चिल्ला रहा है, क्यों सामान फेंक रहा है, या फिर क्यों मार रहा है किसी को, या फिर किसी को काट क्यों रहा है। तो इसके पहले कि आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएं कि नहीं सारी गलती मेरे बच्चे की ही है, पहले ये जानने की कोशिश करिए कि उसके बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है। बिकॉज इतना छोटा बच्चा, जब हम टॉडलर्स की बात करते हैं तो वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समझ पाए कि आखिर हमारा बच्चा ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। एक बार जब हम ये रीजन समझ पाएंगे तो हम बच्चे को भी समझा पाएंगे कि उसको अपने इस बिग इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे एक्सप्रेस करना है, उसकी जगह पर क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और बच्चा भी समझ पाएगा कि उसे क्या करना है, कैसे बोलना है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, इमेजिन कि आपका 2 साल का या 3 साल का छोटा बच्चा है, वो अपने से बड़े बच्चे के साथ खेल रहा है। वो बड़ा बच्चा क्या करता है, बॉल को छीन लेता है। आपको क्या लगता है अगर वो बड़ा बच्चा छोटे बच्चे के बॉल को छीन लेता है, जो जिस बॉल से वो छोटा बच्चा बहुत मन से खेल रहा था, तो छोटे बच्चे का रिएक्शन वहां पर क्या होगा? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, छोटे बच्चे का रिएक्शन वहां पर क्या होगा?
है ना? आपको भी ऐसा लग रहा है कि छोटा बच्चा चीखे चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, शायद उसको मार देगा, या फिर अगर बहुत एग्रेसिव होगा तो वो उसको काटेगा, दांत काटेगा। तो ऑफ कोर्स ऐसी कंडीशन में जब उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा हो, बहुत इरिटेशन फील हो रहा हो, और अचानक मम्मी रूम में एंटर करती है, आप रूम में एंटर करती हैं, बच्चा आपकी तरफ इस उम्मीद से देखता है कि चलो अभी मम्मी आ गई है, वो मेरी बात को समझेंगी, वो मेरी हेल्प करेंगी। बट मम्मी आकर के क्या शुरू करती है, तुमने भैया को क्यों मारा, क्यों दांत काटा, क्यों वो सामान फेंका, क्यों ये खिलौना तोड़ा। अब बच्चे की, उस छोटे से बच्चे की मेंटल हेल्थ को, इसके एक मानसिकता को सोचने की, समझने की कोशिश करिए कि बच्चा वहां पर वो मम्मी को देख करके खुश था कि मम्मी उसको समझेगी, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, उसका साथ देगी, और मम्मी उसको जज कर रही है बिना ये जाने कि उसने इस बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है। तो बच्चा नेक्स्ट टाइम से अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, मदद के लिए किसके पास जाएगा, राइट? तो थोड़ा सा एम्पैथेटिक एटीट्यूड की जरूरत है, थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है, थोड़ा पहले ये समझने की जरूरत है कि अभी कुछ मोमेंट पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरा बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जब आप ये समझ पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में, बिकॉज मैं ये मानती हूँ जब हम इमोशनल आउटबर्स्ट की बात करते हैं तो इमोशनल आउटबर्स्ट होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का एक नॉर्मल पार्ट है, और हमें भी इसको ऐसे ही समझने की जरूरत है। हमें हमारे बच्चे को सिर्फ ये समझाने की जरूरत है कि सी, ये खराब नहीं है, गुस्सा करना खराब नहीं है, बट तुम्हें ये समझना जरूरी है कि अपने गुस्से को कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन इज कंसिस्टेंट लिमिट एंड कंसिस्टेंट रूल। पेरेंटिंग में जब हम टॉडलर्स के पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी पेरेंटिंग जर्नी में, जब आप बच्चों के लिए कोई रूल्स स्पेशली बना रहे हो उस टाइम पे। अदरवाइज आपको ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। ये डिसाइड करना कि आपकी फैमिली की कोर वैल्यू क्या है, बेसिक वैल्यू क्या है, आप अपने बच्चे के लिए कौन से रूल्स बनाए हैं, आप उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, चाहे वो रूटीन के थ्रू हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू हो, चाहे वो प्लेवे मेथड के थ्रू हो। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जो भी रूल्स बनाए हैं, लाइक अगर आपने ये रूल्स बनाए हैं कि नहीं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे ही टीवी देखनी है, या आपने ये रूल्स बनाए, लाइक मैं छोटे बच्चों के लिए सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर कुछ फिक्स रूल बनाइए और उसको कंसिस्टेंटली, उसको डेली बच्चे के साथ अप्लाई करिए, सो दैट बच्चे को भी समझ में आएगा कि मुझे अच्छा क्या करना है, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन मम्मी रख रही है या पापा रख रहे हो, और क्या मुझे नहीं करना है। ठीक है, छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको सिर्फ इतना समझाने की जरूरत है कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। ध्यान रखिए कि आप एज एप्रोप्रिएट रूल्स बना रहे हो, और बहुत ही कम रूल्स, लाइक खाने से पहले हैंड वॉश करना जरूरी होता है, खेलने से आने के बाद हैंड वॉश एंड फेस वॉश करना जरूरी होता है। तो कोशिश करिए कि आप इन रूल्स को जो बच्चे के लिए बना रहे हैं उनमें कंसिस्टेंसी भी रखें। धीरे धीरे जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो आप बच्चे को ये एक्सप्लेन भी करिए कि आप ये जो रूल्स बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं। बिकॉज वन इज यूज प्ले एज अ टूल। बहुत ही इजी तरीका हो सकता है, जब आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा हो तो आप उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं वो एक गेम की तरह दीजिए। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी जल्दी शूज पहन करके पार्क में खेलने के लिए जाए, तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं कौन पहले शूज पहनता है। ठीक है, आप इसके साथ ही कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा, आप चाहती हैं कोई भी आप रूल बच्चे को सिखाना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं, लाइक स्टोरी टेलिंग एक बहुत इजी और बहुत ही अच्छा पेरेंटिंग टूल है। हमारे कल्चर में हम जितनी भी मोरल वैल्यूज बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से दादी नानी की कहानियां बहुत फेमस हुआ करती थी, हम सभी ने अपने बचपन में सुना होगा, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इजी है, बिकॉज बच्चा इमेजिन कर पाता है खुद को उस सिचुएशन में। तो आप अगली बार जब ऐसा महसूस कर रहे हो कि बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, एक बार इस प्लेवे मेथड को या फिर इस स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को जरूर यूज करिएगा। सिचुएशन से रिलेट करके बच्चे को स्टोरी सुनाने की कोशिश करिए, और फिर देखिए कि बच्चा धीरे धीरे कैसी आपकी बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है, आपकी बात को मानना शुरू करता है। The next one is praise the good behavior you notice.
जब हम बात कर रहे हैं 2 साल के बच्चे की या 3 साल के बच्चे की, टॉडलर्स की, तो ऐसे में उनको डिसिप्लिन करते टाइम हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे में ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। हम बच्चे को अच्छा बनाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे में ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। तो कोशिश करिए कि जब आपका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा हो, लाइक अगर वो अपनी प्लेट उठा करके खुद से सिंक में रख के आता है, ड्रेसिंग खुद से करता है, ऐसे कोई भी काम जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको बच्चे की अच्छी चीजों को नोटिस करने की जरूरत है, प्रेस करने की जरूरत है, तो इमीडिएटली वहीं पर बच्चे को प्रेस करिए। बच्चे को नहीं, बच्चे के उस एफर्ट को प्रेस करिए, जिससे कि बच्चे को ये समझ में आए कि अच्छा, मेरे पेरेंट्स मेरी किस हरकत से, मेरी किस एक्टिविटी से खुश हैं, मुझे प्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में इसको ये समझ में आएगा कि मुझे मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या रखी जा रही है, मुझे क्या करना है। द नेक्स्ट वन इज सेट एक्सपेक्टेशंस। ये तब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है जब आप बच्चे को हर दिन की एक्टिविटीज सिखाना चाहते हैं, या जैसे सोशलाइज होना सिखाना चाहते हैं। इस पैंडेमिक के टाइम में मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि मैम, हमारे बच्चे को सोशल इंटरेक्शन का मौका नहीं मिल रहा है, स्कूल नहीं जा रहा, कहीं खेलने नहीं जा पा रहा है, लोगों से मिल नहीं रहा है, तो हमारा बच्चा कैसे सोशलाइज हो पाएगा। तो स्पेशली मैं उस प्रॉब्लम पे अभी आ रही हूँ। अगर आप बच्चे को ये बताएंगे कि नेक्स्ट सिचुएशन उसके साथ क्या होने वाली है, अगले पल में उसके साथ क्या होने वाला है, मेंटली उसको प्रिपेयर कर पाएंगे, तो ऐसे में आपको बच्चे के वो जो टेम्पर टेंट्रम वो थ्रो करते हैं वो भी कम देखने को मिलेंगे। बच्चा भी कम एंजाइटी फील करेगा, उतनी इरिटेशन फील नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप बच्चे को पार्क लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप बच्चे को पार्क से वापस घर लेकर के आना चाहते हैं, वो खेल चुका है, तो आप बच्चे को, अगर हम जबरदस्ती अभी चलो टाइम हो गया और घर चलते हैं करके लेकर के आते हैं, तो बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेशन फील करता है। कई बार बच्चे बहुत सारे टेम्पर टेंट्रम थ्रो करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं, घर वापस नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को पहले मेंटली प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, राइट। एज एन एडल्ट हमारे साथ भी यही होता है कि हमारे ऊपर जब अचानक से कोई रूल अप्लाई किया जाता है तो हम बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, ठीक है। बट जब हमें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, पहले से चीजें पता होती हैं, तो हम इजिली एडजस्ट कर पाते हैं। सेम चीज आप बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप बच्चे को पार्क से घर वापस लेकर के आना चाहते हैं, आप उसको बोल सकते हैं ठीक है सुनो, अभी ना 10 मिनट बाद हम वापस घर जाने वाले हैं। या फिर अगर आपके बच्चे को टाइम का उतना आइडिया नहीं है, अभी उसको टाइम देखने नहीं आता, आप उसको बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ना 10 तक काउंटिंग करने वाली हूँ, या मैं ना 20 तक काउंटिंग करने वाली हूँ, और उसके बाद जब ये काउंटिंग खत्म होगी फिर हम लोग घर जाने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज इस तरीके से आप बच्चे को समझा पाएंगे कि आप बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हैं, अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसी ही सिचुएशन में जैसे अगर आप बच्चे को किसी नई जगह पर लेकर के जाने वाले हैं, लोगों से मिलवाने वाले हैं, तो आप बोल सकते हैं, आप पहले से उसको मेंटली प्रिपेयर करिए कि देखो वहां पर ये लोग मिलेंगे, हमें उनसे ये बातें करनी है, हमें वहां पर ये खेलने को मिलेगा, ठीक है। जब आप उस सिचुएशन में जाएं तो कोशिश करिए आप अचानक से बच्चे को प्रेशराइज ना करें कि वो सबसे इंटरेक्शन करे और सबसे मिलना शुरू कर दे, सबसे बात करना शुरू कर दे। बिकॉज बच्चे नई सिचुएशन में जाकर के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप बच्चे को थोड़े टाइम के लिए उसके कंफर्ट जोन में रखें, थोड़ा सा शांत होने दीजिए। जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, कंफर्टेबल फील करने लगे, वापस से उस सिचुएशन में लेकर के जाइए। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप बच्चे को सोशली इंटरेक्ट मत करवाइए या उसको बंद करवा दीजिए अगर वो नए लोगों से मिलने में घबरा रहा है। तो आप कंटिन्यू ऐसे बिहेवियर की मॉडलिंग से जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, अगर आप कंटिन्यू ऐसे बिहेवियर्स की मॉडलिंग करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे आपको देख करके सीखेगा। तो ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि आप बच्चे को इन सारे सिचुएशन में ये एहसास करवा पाए। बिकॉज कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है कि अरे मेरा बच्चा तो बात ही नहीं सुनता, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। तो ऐसे टाइम में पेरेंट्स बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो बच्चे के साथ नेम कॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे को गिल्ट फील करवाना स्टार्ट कर देते हैं या डांटना शुरू कर देते हैं। हाय बोलो, नमस्ते करो, प्रणाम करो। मेरी सजेशन है कि आप प्लीज बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी मत करिए। बच्चे को सिर्फ ये फील करवाइए, उसको ये एहसास दिलवाइए कि जो भी सिचुएशन हो आप उसके साथ हैं। द नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग इमोशंस
थ्रू मेसी प्ले। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास इस चीज के लिए आते हैं कि मैम मेरा बच्चा खाना खाते समय फेंकता है बहुत ज्यादा, या मेरा बच्चा बहुत ज्यादा गंदगी करता है। तो मेरी सजेशन है ये पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के लिए जितना ज्यादा हाइजीन जरूरी है उतना ही ज्यादा ये मेसी प्ले भी जरूरी है। इसमें सारे तरह के जो सेंसेस है वो यूज होते हैं, चाहे वो शाइट हो या फिर स्मेल हो, टच हो, टेस्ट हो। बिकॉज जब बच्चा इस तरह के मेसी प्ले करता है, जब वो मिट्टी से खेलता है, खाने से खेलता है, किसी भी इस तरीके की चीजों को खेलता है, टच करता है, फील करता है, तो ये उसकी कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करने का काम करता है। बच्चे बेटर वे में खुद को एक्सप्रेस करना सीख पाते हैं और ये बहुत जरूरी है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चे के लिए जितना साफ सुथरा रहना जरूरी है उतना ही ज्यादा बच्चे के लिए गंदा होना भी जरूरी है। तो ऐसे टाइम में आप बहुत सारे सेंसरी प्ले बच्चे को इंड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि उसको पानी में खेलने का ज्यादा से ज्यादा मौका देना, या फिर उसको अगर आपके घर के आसपास में कहीं पार्क है, गार्डन है, वहां पे खेलने का मौका देना, धूल मिट्टी में खेलने दीजिए, रेत में खेलने दीजिए। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें भी, ये सारे सेंसरी प्ले जिससे वो अपनी सारी सेंसरीज को फील कर पाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए। एंड द लास्ट वन इज प्लान एक्टिविटीज। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ये मैसेज किया, मेल किया, मैम बहुत ज्यादा परेशान है बच्चे से, हमारा टॉडलर इतना फुल ऑफ एनर्जी है, उसके साथ कोप अप करना बहुत मुश्किल है, हम परेशान हो जाते हैं, पूरे दिन इसको कैसे एंगेज रखें। तो बच्चे के करंट स्टेट ऑफ माइंड को देखते हुए एक्टिविटीज प्लान करिए, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सी, अगर बच्चा भूखा है या प्यासा है या थका हुआ है या उसको नींद आ रही है, तो ऐसे टाइम पे अगर आप बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी करना चाहेंगे तो वो कभी भी आपके साथ मैनेज नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो पहले ये जरूरी है समझना कि उसका करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, जिससे कि आपको इस तरह के टेम्पर टैंट्रम बच्चे में देखने को ना मिले। द नेक्स्ट वन इज कि सी, मैं बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी होम स्कूलिंग स्टार्ट कर रहे हैं टॉडलर्स के लिए, तो आप वो सारी एक्टिविटीज, बिकॉज हमारे जो टॉडलर्स हैं वो बंच, आई मीन दे आर द बॉक्स फुल ऑफ एनर्जी ना, तो उनके में अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है जिसको सही तरीके से चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बीइंग अ न्यू पेरेंट। ओके, सो दिस इज माय सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सी, मैं ये बात समझ सकती हूँ कि हमारे लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपना काम छोड़ करके, अपनी मीटिंग छोड़ करके, कोई भी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके हमेशा बच्चे को टाइम दे पाए, बट हमारे, बिकॉज छोटे बच्चे हमेशा गलत टाइम पे ही टेम्पर टैंट्रम थ्रू करते हैं, तो कोशिश करिए कि इस चीज को एक जोक की तरह लें, इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें। और सबसे लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे के साथ पेशेंस रखें, इम्पैथी रखें, ज्यादा से ज्यादा प्यार जताएं, उसको सुने, एक्टिव लिसनिंग करें, बिकॉज यही वो सारी चीजें हैं जो हमारे बच्चे हमसे उम्मीद करते हैं।